नमस्कार। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. What is refractive index? Refractive index is the ratio of velocity of light in vacuum and the velocity of light in a given medium. इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी-कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इफ समवन आस्क्स व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बोथ आर सेम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, one more thing we studied that when the light travels from denser to rare medium and rare to denser medium, what happens? Suppose this is denser, this is rare. So light is angle of incidence. It is going from denser to rare medium. So it will go away from the normal. But when it goes from rare to denser, what happens? Here angle of incidence, it will go close to the normal. So in this case, what you can say that I is less than R, and in this case I is greater than R. So now let's start the refraction through a glass slab which has some thickness. So this is the diagram. Here what is happening? हमारी इंसिडेंट रे है RP, जो इंसिडेंट होती है एयर से ग्लास में, then रिफ्रैक्शन होता है, अगेन इट रिफ्लेक्टेड आउट फ्रॉम द ग्लास टू एयर. Now let's see how it happens. So in this case it is something like this. This is our glass slab, correct? This is air, glass, and then again medium is air. अगर ये नॉर्मल कहते हैं और हम कहते हैं हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल आई, तो ये क्या हुई? आर पी. आर पी इज अ इंसिडेंट रे. आरपी क्या है? इंसिडेंट रे. और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट. अब ये एयर से ग्लास में जा रही है. कौन से मीडियम से किस में जा रही है? ये रेयर हुआ, ये डेंसर हुआ. रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा? जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल्स के थोड़ा सा पास में चली जाएगी. समथिंग लाइक दिस. दिस इज एंगल आर. दिस इज पी क्यू. देन हियर व्हाट इज योर पी क्यू? चलो थोड़ा सा इरेज कर. सो एट पॉइंट पी आपका जब बेंडिंग हुई, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो आपकी लाइट रे थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ जाएगी. सो पी क्यू इज अ रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. व्हाट इज एंगल आर? आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन. नाउ एट पॉइंट क्यू what will happen at point Q? Again आप पैरेलल बना लो. सबसे पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहाँ पे? अगर आपको पता हो, हम ऐसे बनाते थे स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते थे. यहाँ पे भी देखो ये एंगल आर है, तो ये भी क्या होगा? एंगल आर. थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. दिस इज, सो दिस इज ऑल्सो एंगल आर. तो अब एट पॉइंट क्यू R is angle of incidence. This is at point P after incidence. What is happening? At point P. Now, at point Q. What is R? R is angle of, confuse नहीं होना है, incidence. Incidence. अब क्या हो रहा है? ग्लास से एयर में आ रही है, मीन्स डेंसर से रेयर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी. ये नॉर्मल से दूर चली गई. नाम क्या दिया हमने? पी क्यू एस. व्हाट इज दिस? इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ई इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं और इमरजेंस भी बोलते हैं.
इमर्जेंस। रे QS को क्या बोलेंगे? QS क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे भी बोलते हैं इसे, और इसे इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। RS रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। सो RP इंसिडेंट रे, PQ refracted ray, then QS is your emergence ray. I is angle of incidence, R is angle of refraction, but at point Q, R is angle of incidence and E is angle of refraction or angle of emergence. At point P, by Snell's law, स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता था? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू N2 बटे N1, जहां N2 हमारा क्या होता था? सेकेंड मीडियम, N1 होती थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 1। सेकेंड मीडियम क्या है? ग्लास, वी डोंट नो, तो हम क्या कहते हैं? N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमने मान लिया। दिस इज N। तो यहां क्या आ गया? साइन आई बराबर N साइन R, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1। नाउ कम एट P पॉइंट Q, बिकॉज अगेन रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग एट पॉइंट Q। एट पॉइंट Q पॉइंट पे क्या हो रहा है? R आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे? साइन I क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? R बटे साइन R क्या था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? E, साइन E। N2 बाई N1, N2 क्या होता था? सेकेंड मीडियम। यहां सेकेंड मीडियम अब क्या है? एयर। 1, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। N1 क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहां पे अब फर्स्ट मीडियम क्या हो गया? ग्लास, N। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? N साइन R इक्वल्स टू साइन E, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ रहा है? साइन I इक्वल्स टू N साइन R और N साइन R इक्वल्स टू साइन E। इसका मतलब क्या हुआ? साइन I इक्वल्स टू साइन E, I बराबर E। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज नियरली इक्वल टू। सो यू कैन राइट I is nearly equal to E. I is the angle of incidence and E is the angle of emergence. अच्छा चलो अब एक और चीज देखते हैं। यहां I और R में क्या रिलेशन होगा? एट पॉइंट P I और R कौन सा बड़ा होगा? देखो ये इंसिडेंट हुई, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ जाएगी। इट मीन्स हमारा क्या हुआ यहाँ पे? I बड़ा है R से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करेक्ट? ये ध्यान रखना है हमेशा। तो ये दो बातें हैं जो निकल के आती हैं हमारे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अब इसमें एक और चीज देखो कि ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट इक्वल है। इट मीन्स कि E, ये जो रे RP है, ग्लास स्लैब से रिफ्रेक्ट होने के बाद थोड़ी सी लेटरल शिफ्ट हो जाती है। कैसे? चेक करो। इसमें अगर हम इस लाइन को ऐसे आप सीधा खींच दो, इस लाइन को अगर आप सीधा खींचने की कोशिश करो तो कुछ ऐसे आएगी। करेक्ट? अगर हमारी ये रे सीधी आती तो कुछ ऐसे आती, पर ग्लास स्लैब से पास होने के बाद ये यहां आ गई। तो ये चीज क्या कहलाती है? लेटरल शिफ्ट। इट मीन्स योर रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, light ray will laterally displaced
डिस्प्लेस्ड, और वो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, ऐसे, यहां से, this is called the lateral displacement. Now this lateral displacement depends upon the lateral displacement depends upon the thickness of the glass slab. Thickness of the glass slab. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमेशा आपके बोर्ड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं, ऑप्शन वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। अगर आप एक पेपर पे एक लाइन खींच दो ऐसे स्ट्रेट, ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर अपना स्केल रख लो, तो आपको ना डिस्प्लेसमेंट इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा। पर अगर उसी की जगह अगर आप एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर पेपर वेट जो होता है वो उसके ऊपर रख दो, और फिर देखो, ऊपर से नहीं, साइड से देखो, साइड से देखोगे तो लिटरली आपको क्या दिखाई देगा, ये जैसे ये आपका ग्लास पेपर वेट हो गया, करेक्ट, और आप इधर से देख रहे हो, ये आपका इंसिडेंट रे था, तो आपको लिटरली रे यहां दिखाई देगी, एक रे यहां और एक रे यहां, दोनों जुड़ी हुई नहीं दिखाई देंगी, कुछ शिफ्ट, कुछ लेटरल शिफ्ट आपको दिखाई देगा। लेटरल शिफ्ट में मीनिंग वो जो रे है वो साइड में मुड़ गई, पीछे या आगे, वो साइड में थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ठीक है, साइड में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या साइड में उसका शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए अब थोड़े बहुत बोर्ड में आए हुए एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में they have asked, in these diagrams the angle of refraction r has been correctly marked in which diagram, in which diagram angle of refraction has been correctly marked। कई बार क्या होता है कि ऐसे देखो ना तो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। सबसे पहले क्या कर लो, अपना डायग्राम ड्रॉ करके देख लो, कैसे ड्रॉ करते थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, देन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन अगेन ये भी आर हो जाता था और ये यहां से ई, ये हमारा डायग्राम होता था। अब चेक करो, आर नहीं, सेकंड में आर ये वाला नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे बच्चे इसे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर नहीं, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। इसमें देखो, इसमें इन्होंने दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, एंड नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड कि अगर उन्होंने इस ऑप्शन में यहां ना बना के यहां बना दिया होता, तो जब हम अपना डायग्राम बनाते हैं हम भी यहाँ आर ही लिखते हैं, पर यहाँ आर क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आर क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये केवल यहाँ पे है, तो इसमें हमारा हुआ थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में they have asked for a ray of light passing through a glass slab, the lateral displacement was correctly measured as AB, PQ, CD, PR। क्या होता था हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा होता था कि इंसिडेंट रे अपने रास्ते से साइडवेज कितना खिसक गई है, साइड में कितना खिसक गई है, वो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था। AB क्या है? AB है इंसिडेंट रे की दूरी नॉर्मल से, वो तो नहीं है। PQ क्या है आपकी? PQ है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, वो भी नहीं है। CD क्या है? CD वो दूरी है कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो अपने रास्ते से साइड में कितना हट गई है, कितना शिफ्ट हो गई है, तो CD इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज PR? PR हमारा क्या है कि जब आप अपनी इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड एक्सटेंड कर देते हो, आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हो, तो जो रे दिखा रहा है वो PR रे दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट में इन्होंने कहा four students showed the following trace of the path of ray of light passing through a rectangular glass slab. The trace most likely to be correct is that of a student first, second, third और fourth। सबसे सिंपल क्या है, डायरेक्ट आप रे डायग्राम ड्रॉ करके देख लो। अब इसमें देखो, ये करेक्ट, ये यहाँ आ रहा, ये तो नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट, ये यहाँ आ रहा है, पास में हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, ये ट्राई करो, ये करेक्ट है। इसमें आपका क्या आ रहा है, इंसिडेंट, देन रिफ्लेक्टेड एंड देन अगेन इमर्जेंट रे। लेट्स ट्राई इन दिस वन। इसमें मैच हो रहा है हमारा,
इंसिडेंट रे के पास नहीं, मैच ही नहीं हो रहा है। तो कौन सा डायग्राम आपका करेक्ट है? जो आपका करेक्ट इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड देन इमर्जेंट रे आपको दिखा रहा है इस नंबर 3। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपका, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे आपकी नॉर्मल के पास आ जाएगी, फिर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है या इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी और उसमें लेटरल शिफ्ट होगा, पर शिफ्ट इतना भी नहीं होगा कि एक यहाँ है और दूसरी यहाँ आ गई, ठीक है। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे सेड आफ्टर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब for 3 different angle of incidence, a student measured the corresponding value, the angle of refraction and the angle of emergence, and recording them in a given table. You have to tell the correct observations are. So for this one, first we should know the relation कि हमारा relation क्या होता था। तो जब हम ग्लास स्लैब से ड्रॉ करते थे, हमेशा ड्रॉ कर लो तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर। ये होता था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फिर वो पास में चली जाती थी थोड़ी सी क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही, ये आर और दूर चली जाती थी ये ई। यहाँ पे हमारा क्या रिलेशन निकल के आया था? आई इज ग्रेटर देन आर एंड आई इज नियरली इक्विवेलेंट टू ई। ये दो रिलेशन थे, आप चेक करो। फर्स्ट में आई इज ग्रेटर देन आर, ओके, आई इज इक्विवेलेंट टू ई, ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। सेकेंड, I is greater than R, yes, correct. See, angle difference कितना भी हो सकता है because it depends upon the medium, how denser is the medium. Next, I is equivalent to R, correct. So this observation is also correct. I is greater than R, correct. I is equivalent to R, E, that is also correct. So his all 3 observations are correct. In next question they said, a student traces the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab and mark the angle of incidence I, angle of refraction R and angle of emergence E as shown. The correctly marked angles is or are. So first always remember, जो भी एंगल आपके होंगे I, E and R, they all are measured from the normal to the ray, like that they all are measured. So check करो, angle of incidence क्या होगा? I, angle of refraction correct है, then यहाँ पे भी ये R हो जाएगा and then this will be E. तो कौन सा एंगल करेक्ट है? Only angle of refraction R, option C is correct. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमेशा याद रखो ये तीनों एंगल किसके बीच में होते हैं? लाइट रे एंड नॉर्मल, उसी से आप उन्हें हमेशा मेजर करोगे। सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम दे सेड इन अ लैब यू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and in each case measure the value of the corresponding angle of refraction and angle of emergence. On the basis of your observation, your correct conclusion is, first, this I is greater than R and I is equivalent to E. Second, I is less than R, I is equivalent to E. I is greater than E, I is equivalent to R. I is less than E, I is equivalent to R. So first thing first हमें क्या पता है कि हमारा एंगल I है वो इक्विवेलेंट होता है एंगल E के। तो ये दो ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो गए। कभी भी कंफ्यूज मत हो, चीजों को रटो मत, जस्ट अपना डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो उसमें आपका क्या होता था, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एयर से ग्लास में मींस रेयर से डेंसर में आपकी लाइट रे जाएगी तो वो नॉर्मल के पास हो जाएगी थोड़ी सी, करेक्ट। तो ये आर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हमारा बड़ा होगा आर से, फिर उसके बाद डेंसर से फिर रेयर में आ रही है तो दूर चली जाएगी, ये हमारा ई हो गया। अब इसमें देखो आई बड़ा है आर से और आई इक्वल है ई के, तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी नो कि जब हमारी इंसिडेंट रे जो लाइट रे होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने नॉर्मल से थोड़ा सा दूर खिसक जाती है। कुछ ऐसा सा होता है ना कि इफ दिस इज आवर इंसिडेंस रे, एंगल आई
तो वो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली जाएगी, ये हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये और बड़ा 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 करते चले जाए, तो कुछ टाइम ऐसा भी तो आएगा ना कभी कि ये रे हमारी यहाँ आ जाए, रिफ्लेक्ट होके वो परपेंडिकुलर हो जाए सरफेस के। सी कुछ ऐसा हो सकता है आई, और हमारी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी आ जाए, करेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 90 डिग्री। डेंसर से रेयर मीडियम में भी नहीं गई, डेंसर में वो इंटरफेस के पैरेलल हो गई। तो इस सिचुएशन में जब हमारा आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए तो ये एंगल आई होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल, आई इज नोन एज आई सी। व्हेन आफ्टर रिफ्रैक्शन refracted ray becomes perpendicular to the normal, or you can say angle R is 90 degree, then angle of incidence is known as critical angle, critical angle। So आपको एक सिचुएशन मिल गई when I is equals to IC, angle of incidence is equals to angle of critical angle IC, then angle of refraction will be 90 degree। Now we can get one more situation here। Still अगर हम इसे अभी और भी बढ़ाते चले गए तो क्या होगा, अब आपका क्या होगा अगर आप अपना इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देते हो तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब ये रे वापस डेंसर मीडियम में चली जाएगी। सी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये था, ये हमारा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है। अब इसमें देखो एंगल आई को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, करेक्ट। से I1 and this I1 is greater than IC। तो अब क्या होगा, रे पहले यहां थी IC पे, अब वो ऊपर ही चली जाएगी। ये अब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, तो अब कौन सा फिनोमेना हो गया, ये डेंसर से आई थी डेंसर में चली गई, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इफ द लाइट रे इंसिडेंट एट द एंगल मोर देन द critical angle, then refraction will not happen, then what will happen is reflection, and it is called, this phenomena is called total internal reflection। Why internal reflection we are calling, from same medium to it is going back to the same medium, it doesn't affect what is the outer medium। So if angle of incidence is greater than critical angle, then what will happen, no refraction, no refraction, internal total internal reflection will happen, total internal reflection will happen। So these are the two very important note। So if someone asks, you have two medium and the incident ray is falling at the angle which is more than the critical angle of a given medium, the refraction will happen here or not? So the answer will be no, क्योंकि लाइट हमारी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, और सेम लोग वो फॉलो भी कर रही है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। तो अब रिफ्लेक्शन ना होके रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, केवल रिफ्लेक्शन होगा। नाउ लेट्स चेक हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस केस। इन दिस केस angle of incidence is equals to angle of critical angle and angle of refraction is equals to
90 डिग्री। अभी तक भी रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि लाइट बेंडिंग है और वो वापस उस मीडियम में नहीं गई है, ठीक है। सो नाउ बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल्स टू n2 by n1, where n1 is the refractive index of first medium and n2 is the refractive index of second medium. Then angle of incidence is equals to critical angle, angle of refraction is 90 sin 90, n2 by n1, where n1 is the refractive index of first medium, here first medium is denser medium, n2 is the refractive index of second medium, where second medium is the rare medium in this case. Always remember, total internal reflection will only happen when the light is moving from denser to rare. क्योंकि denser से rare में जाती है तभी हमारी light ray दूर जाती है, जो refracted ray है वो normal से दूर जाती है। So total internal reflection केवल और केवल तभी होगा when light is moving, light is moving from denser to rare medium. This is the situation. Rare to denser में आपको total internal reflection कभी भी नहीं मिलेगा. Now come back here. So sin IC is equals to n2 by n1. ऐसे आप निकालते हो अपना critical angle. या हम इसे ऐसे भी बोल देते हैं sin IC is equals to n21. What is n21? Refractive index of second medium with respect to the refractive index of first medium, which is n2 by n1. Now let's see. तो total internal reflection हमें देखने को कहाँ मिलता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका डायमंड। डायमंड का क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है। इसमें यहाँ पे एक चीज देखो, n1 क्या है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये याद रखना है इस फॉर्मूले में हमेशा। और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो यहां से कैन यू फाइंड इट आउट, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा। सी n1 जितना बड़ा होगा IC का मान उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो इसको आप समझते हैं डायमंड से। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। अगर आप एक डायमंड ले लो, सेम उसी कट का आप एक ग्लास ले लो, सो विच वन विल शाइन मोर? दोनों का कट एकदम सेम है, साइज शेप सब एकदम सेम है, पर फिर भी डायमंड में शाइन ज्यादा आएगी पर आपके ग्लास में शाइन कम आएगी। उसका रीजन क्या है? तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहां लगा लो, चलो यहां से लाइट आई, ये हुआ इंसिडेंट, देन रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, चलो यहां पे टक्कर आ गई, देन ये परपेंडिकुलर हुआ, दूर चली गई, बाहर निकल गई, रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर निकल गई। ये हमारा क्या है, ग्लास। ग्लास में ये हो रहा है। डायमंड में क्या होता है, सपोज आपकी रे ऐसे आई, ये, फिर वो इसका क्या होता है कि आपका डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत छोटा होता है। सो जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किसी भी एंगल पे आए, मोस्ट ऑफ टाइम वो आपकी बड़ी ही होगी क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाएगा बार बार। सो सपोज इट केम हियर, then it goes here, then it goes here, then it goes here, then it goes here, goes here, then goes here, and then कहीं वो बाहर जाके निकलेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार आपका रेज का डायमंड के अंदर होता चला जाता है। सो यही रीजन है कि डायमंड हमारे ज्यादा शाइन करते हैं एज कंपेयर टू ग्लास। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। सो साइन IC is equals to N2 by N1. Remember,
N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा है यहाँ पे? एयर। डेंसर क्या है? डायमंड। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 2.42। एयर की क्या होती है? 1। सॉल्व करो। 1/2.42 साइन IC। IC की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2.42। ये एंगल आएगा करीब करीब 24.4 डिग्री आपका एंगल आता है। ग्लास के लिए देखो, तो ग्लास के लिए क्या हो जाता है आपका? N1 क्या हो जाएगा ग्लास के लिए? 1.52 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की। एयर की अगेन 1 साइन IC N2 बटे N1 1/1.52 IC साइन इनवर्स 1/1.52 IC मोर और लेस 41.1 डिग्री। तो इसे हम बोल सकते हैं इक्वल टू 41 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे IC क्या है? डायमंड के लिए डायमंड लिख दिया चलो 24 के करीब करीब है, ठीक है। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल इसका करीब करीब दुगना है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें या इसमें? इसमें, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल एंगल बड़ा है। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 27 भी होगा तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पर यहाँ अगर 37 भी होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम का, उतना छोटा आपका क्रिटिकल एंगल होगा। और क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा छोटा हो उतनी जल्दी आपको अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।